अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, इन हैबर्स प्रोसेस इक्वेशन द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मिनिमम इफ। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हैबर प्रोसेस हम अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं, इसकी इक्वेशन लिखते हैं N2 + 3H2 2NH3। और बच्चे इस रिएक्शन के अंदर माइनस 92.46 किलो जॉल जो एनर्जी होती है इतनी रिलीज़ होती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हमने ऐसी कंडीशन बतानी है कि जिससे अमोनिया की जो प्रोडक्शन हो वो डिक्रीज़ हो। और अब अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर मेनली किसकी बात हो रही है बच्चे? टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो रही है। तो हम टेम्परेचर और प्रेशर के लिहाज से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे बात करते हैं टेम्परेचर की। तो बच्चे अगर आप गौर से देखें तो ये जो इक्वेशन है, अगर हम फॉरवर्ड के अंदर जाएंगे तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। फिर इस तरह अगर हम रिवर्स के अंदर जाएंगे तो ये रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये एंडोथर्मिक है और फॉरवर्ड के अंदर ये एक्सोथर्मिक है। हमें कैसे पता चला बच्चे? ये नेगेटिव का साइन इंडिकेट कर रहा है। फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक और रिवर्स में एंडोथर्मिक। अब देखें, हमने ऐसी कंडीशन फिट करनी है कि जो अमोनिया है इसकी जो यील्ड है वो कम हो। मतलब अब फिर यील्ड कम कब होगी? जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अब हमने पढ़ा हुआ है बच्चे कि ली-शैटिलर प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो बच्चे जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर होता है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर वो किस चीज़ को फेवर करता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन को। और डिक्रीज़ इन प्रेशर किसको फेवर करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो अब हमने ये देखना है कि हमारा एंडोथर्मिक किस डायरेक्शन में है, एक्सोथर्मिक किस डायरेक्शन। तो हमने कहा यहाँ पर फॉरवर्ड में एक्सो है, रिवर्स में एंडो है। तो चूँकि हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करना है, उसकी यील्ड को डिक्रीज़ करना है, तो इस वजह से हम जाएंगे बैकवर्ड के अंदर। और बैकवर्ड के अंदर कौन सा है? एंडोथर्मिक। एंडो कब फेवर होता है? जब टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो मतलब अगर इस रिएक्शन के अंदर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और उस वक्त जो अमोनिया उसकी यील्ड डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हमने अब टेम्परेचर का हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया कि टेम्परेचर में हमने क्या डिसाइड कर लिया कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा और अमोनिया की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चे प्रेशर की। तो प्रेशर के लिए मैं अगेन बच्चे दोबारा फिर ये इक्वेशन लिख रहा हूँ N2 + 3H2 2NH3। बच्चे प्रेशर केस में हमने ये कहा था कि अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिएक्शन है वो ज़्यादा मोल से कम मोल की तरफ जाएगा। यहाँ पर बच्चे रिएक्टेंट मोल कितने हैं? 3 + 1 4। इधर कितने हैं? 2। मीन अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगा तो रिएक्शन ज़्यादा से कम की तरफ मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर तो वो फॉरवर्ड में जाएगा फिर तो अमोनिया की यील्ड इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन हमने क्या कंडीशन सेट करनी है कि अमोनिया की यील्ड डिक्रीज़ हो। मतलब हमने इस रिएक्शन कहाँ पे लेके जाना है? बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। फिर बच्चे हमने पढ़ा कि जब प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो जो रिएक्शन होता है वो कम मोल से ज़्यादा मोल की तरफ जाता है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज़ कर दूंगा तो जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो कम मोल से ज़्यादा मोल की तरफ जाएगा और फिर अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो उसकी जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के लिहाज से हमने बता दिया कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को किस तरह सेट करेंगे तो अमोनिया की जो यील्ड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमने बोला अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे और प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो इन दोनों कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब वो बैकवर्ड जाएगा तो अमोनिया की यील्ड जो है कि वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड एंड प्रेशर इज़ डिक्रीज। When 1 mole of HCl is added to 1 molar aqueous solution of H2S, then देखें बच्चे ये H2S है। H2S जब आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा? 2H पॉजिटिव प्लस सल्फाइड आइन। इस तरह HCl की बात करें वो बच्चे आयोनाइज होकर क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बच्चे हम कॉमन आइन इफेक्ट पढ़ चुके हैं कि जब कॉमन आइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी? सुप्रेस हो जाएगी। तो अब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? H2S। तो इसकी जो आयोनाइजेशन होगी वो सुप्रेस होती जाएगी। तो अगर हम गौर से देखें बच्चे तो अगर जब कॉमन आइन आएगा, कॉमन आइन, तो उसकी वजह से जो H2S है, अब बच्चे इसकी हमारे पास जो आयोनाइजेशन होनी है वो सुप्रेस होनी है। अब हमने कंडीशन बतानी, देखें जब हम H2S मतलब जो सोल्यूशन है उसके अंदर HCl डालेंगे तो क्या हुआ कि ओवरऑल जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो गई है। और हमें पता है बच्चे कि जो pH होती है इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी तो pH उतनी कम होती जाएगी। मतलब ऑप्शन ए वाली बात ठीक लिखी हुई है कि जैसे ही हम बच्चे HCl के अंदर
या H2S के सोल्यूशन के अंदर अगर हम HCl को ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से pH क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, सल्फाइड आयन कंसनट्रेशन डिक्रीज़, बिल्कुल बात ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ना, इस कॉमन आयन की वजह से H2S की आयनाइजेशन सुप्रेस होनी है। जब उसकी आयनाइजेशन सुप्रेस होगी, ये रिएक्शन वैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो सल्फाइड आयन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। ये भी बात भी ठीक लिखी। थर्ड की बात करें तो थर्ड ये लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड डिक्रीज, तो ये बात भी ठीक है। तो मतलब इस कंडीशन के अंदर pH भी कम हो रही है, सल्फाइड आयन की कंसनट्रेशन भी कम हो रही है, और हाइड्रोजन सल्फाइड की आयनाइजेशन भी सुप्रेस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मीन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस, बच्चे बिल्कुल आसान है। इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए? 200 to 300 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होने चाहिए, 400 डिग्री टेम्परेचर होने चाहिए, और जो आयरन के क्रिस्टल हैं उनको हमने इम्बेडेड करना है कि इसके अंदर MgOAl2O3 और SiO2। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ साल्ट AB इज 0.2 मोल स्क्वायर DM6, व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी? बच्चे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ना ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आना था 0.25। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं लेट्स सपोज करता हूँ मेरे पास कोई भी साल्ट है, A भी है, जब वो आयोनाइज हुआ तो उसने बच्चे क्या बना दिया, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। इसकी KSP की जो है वो इक्वेशन लिखें, आयनिक प्रोडक्ट वो क्या होगा, A पॉजिटिव और B पॉजिटिव। इनका जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो KSP के इक्वल होगा। हम बात करते हैं ये भी S है और ये भी हमारे पास क्या है, S है, और KSP की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 0 पर मैंने कहा 25 हो गई, वो टाइपिंग मिस्टेक है। S का क्या बन जाएगा, S का स्क्वायर बन जाएगा, तो S का स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा, 0.25। दोनों साइड पर क्या ले लेंगे, अंडर रूट। जब अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और जब 0.25 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.5। तो मीन सॉल्युबिलिटी S किसको आंसर आ जाएगा, 0.5। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बच्चे नेक्स्ट MCQs की बात करें। अ बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द सोल्यूशन ऑफ इक्विमोलर एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, द pH शुड बी इक्वल टू। बच्चे देखिए हमने हेंडरसन इक्वेशन पढ़ी थी, pH इज इक्वल टू pKa, ये एसिड के लिए, प्लस लॉग साल्ट कंसनट्रेशन ओवर एसिड की कंसनट्रेशन। अगर हम बच्चे गौर से देखें, हमारा जो एसिड है वो एसिटिक एसिड है, जो साल्ट है वो सोडियम एसिडेट है, वो इक्विमोलर है। बच्चे जब इन दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल होगी, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और log 1 किसके इक्वल होता है, 0 इक्वल होता है। मतलब जब साल्ट की कंसनट्रेशन और एसिड की कंसनट्रेशन इन दोनों की जब इक्वल होंगी तो बच्चे उस वक्त जो pH होगी वो pKa के क्या होगी, इक्वल होगी। तो फिर इस सोल्यूशन की जो pH होगी, इट शुड बी इक्वल टू द pKa ऑफ द एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन कंडीशन क्या है कि साल्ट और एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1 ग्राम मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 1 ग्राम मोल ऑफ एसिटिक एसिड आर मिक्सड एट इक्विलिब्रियम, 0.666 ग्राम ऑफ एस्टर इज प्रेजेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चे पहले इसकी इक्वेशन लिखें। इस इक्वेशन हम बच्चे लिखते हैं, देखें C2H5OH, ये मेरे पास क्या आ गया, अल्कोहल। इसको मैंने रिएक्ट करवाया एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ। प्रोडक्ट में मेरे पास क्या बना है बच्चे, सोडियम एसीटेट। अपनी जगह कम है, मैं डायरेक्ट बस यहाँ पर यही लिख रहा हूँ, एसीटेट लिख रहा हूँ। ये मेरे पास क्या बन गया, एसीटेट, प्लस इधर क्या बनना था, ये वाटर बनेगा। ठीक हो गया। अब देखें बच्चे, जब टाइम T0 होगा तो उस वक्त हमने कहा इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, दोनों वाटर भी 0 होगा और एसीटेट भी 0 होगा। लेकिन जब हम टाइम इक्विलिब्रियम पर पहुँचेंगे तो इक्विलिब्रियम पर एसीटेट कितना है, 0.6666, तो वाटर भी कितना होगा, 0.666 होगा। अब बच्चे, अब हमने अगला ये पॉइंट देखना कि अल्कोहल कितना रिमेनिंग होगा, तो वो चेक करने के लिए हम इस 1 में से इस 0.666 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.333। मतलब इक्विलिब्रियम पे इतना अल्कोहल रिमेनिंग है। इस तरह एसिड को भी ऐसे कैलकुलेट करना, तो एसिड पे कितना रिमेनिंग होगा, 0.33333। मतलब इक्विलिब्रियम पे ये हमारे पास अल्कोहल बचेगा, ये हमारे पास एसिड बचेगा, और इतना हमारे पास एसीटेट है, इतना हमारे पास वाटर है। अब इसी के मैं जल्दी KC की वैल्यू लिख देता हूँ। तो KC के लिए ऊपर बच्चे प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट में पहले क्या आ जाएगा, ये एसीटेट आ गया, साथ मैंने क्या लिख दिया, वाटर लिख लिया, और रिएक्टेंट नीचे मैं डायरेक्ट यहाँ पर बस ये लिख रहा हूँ, ये अल्कोहल आ गया, और साथ में क्या आ गया, ये एसिड आ गया। अब बच्चे इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो अल्कोहल कितना था, 0.666, वाटर भी कितना था, 0.666 बटा अल्कोहल कितना रिमेनिंग था, 0.333। इसी तरह जो हमारे पास है बच्चे एसिड, वो भी कितना रिमेनिंग था, 0.333। इसको काट दें, 0.33 1 ज़ार, ये 2 ज़ार काट जाएंगे, और ये भी 2 ज़ार, मतलब 0.333 1 ज़ार, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है ना 0.666, मतलब हमने काट दिया। ऊपर क्या बच गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ार 4। तो मीन इस कंडीशन के अंदर जो KC की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4। बच्चे ये काटना ऐसे है, 0.666 बटा है ना 0.333,
और इधर पर फिर है 0.6666 और 0.333। तो देखें ना, इसको करेंगे ना तो 0.331 ज़ार, ये 2 ज़ार करेंगे जितना आ जाएगा, ये भी 1 ज़ार 2 ज़ार करेंगे जितना आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। pH ऑफ द बफर इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट एंड बेस आर 0.1 मोलर एंड 0.01 मोलर रिस्पेक्टिवली, पीके भी दिया हुआ है, हमने pH मालूम करना है बच्चे। देखिए मालूम pH करना है, लेकिन जो हमें सारी इसने कंडीशन दी हुई है ना, वो सारी की सारी कौन सी दी हुई है बच्चे? वो बेस वाली दी हुई है। तो पहले हम हेंडरसन इक्वेशन लिखते हैं फॉर द बेस। तो क्या होती है हेंडरसन इक्वेशन फॉर द बेस? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग साल्ट ओवर बेस। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे इसकी जो है ना वो वैल्यूज़ लिख दें। कितनी PKB की हमें दी हुई है बच्चे? वो 4 दी है, प्लस लॉग साल्ट कितना दिया हुआ है? 0.1। इस बेस कितनी दी हुई है? 0.01। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस लॉग 0.1 ओवर 0.01 करेंगे, आंसर आएगा 10। तो लॉग 10 कितना होता है? 0, सॉरी लॉग 10 कितना होता है? 1। लॉग 10, लॉग 1 होगा तो 0, लॉग 10 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे लॉग 10 की वैल्यू क्या आ गई? 1। 4 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 5। लेकिन ये 5 हमारे पास क्या आई है? POH आई है, मतलब POH कितनी आ गई है? POH कितनी आ गई है? 5। लेकिन हमने मालूम करनी है पीएच, बच्चे हमें स्केल का पता है कि PH प्लस POH इन दोनों का सम किसको इक्वल होता है? 14 के इक्वल होता है। हमने PH मालूम करनी है तो PH उधर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस POH हो जाएगी। तो 14 माइनस POH कितनी थी? 5। तो 14 माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। मतलब हमारी जो सोल्यूशन की pH होगी वो कितनी होगी? 9 होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट में बी इक्वल टू आर लेस देन। तो बच्चे सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसके लिए जो सोल्यूशन की जो साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो 0.01 मोलर या उससे कम होनी चाहिए, या उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 1% से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो तब मतलब उसके लिए हम वो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाली वो इक्वेशन लिखेंगे। मतलब ये उनके लिए एप्लीकेबल है कि जिनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी ना, या वो 1% होगी, तो या फिर वो जो है बच्चे वो 0.01 मोलर जो है उसकी उनकी सॉल्युबिलिटी इक्वल होगी या उससे लेस होगी। तो और कौन सा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ KC इज़ लार्जर देन इट शोज़ दैट द प्रोडक्ट। बच्चे अगर KC की वैल्यू लार्ज होगी तो मतलब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो रिएक्टेंट होंगे फिर वो अनस्टेबल होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब हमसे प्रोडक्ट का पूछा गया तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोडक्ट आर वेरी स्टेबल, मोर स्टेबल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटलिस्ट, इनकी बच्चे याद रखना कैटलिस्ट का काम जस्ट क्या होता है कि ये जो है वो जो इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है। मतलब ये फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करता है, लेकिन ना ये KC की वैल्यू को अफेक्ट करता है ना ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट करता है। ये जस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC वैल्यू फॉर अ सर्टेन एक्शन इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन, बच्चे अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी तो फिर उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होंगे उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अगर KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। रिएक्टेंट्स आर इन वेरी लार्ज अमाउंट। अगर KC की वैल्यू बहुत कम होगी तो सारे के सारे रिएक्टेंट मौजूद होंगे, और ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स आर वेरी स्टेबल इन दिस केस। The pKa value of the acetic acid is 4.74, the pH of the equimolar solution। बच्चे हमने अभी बात की थी कि मैंने कहा था जब इक्वीमोलर सोल्यूशन आ जाए तो उसमें जो pH होती है वो फिर वो pKa के इक्वल आ जाती है। अब उसकी pK की वैल्यू कितनी है? 4.74। तो फिर उसकी बच्चे pH की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 4.74 आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चे मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर साल्ट और एसिड दोनों इक्वीमोलर होंगे, दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल होगी, तो उस वक्त जो pH होगी वो pKa की इक्वल होगी। अब चूँकि इसकी pK 4.74 है तो फिर pH भी कितनी होगी? 4.74। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इफ़ KC वैल्यू इज़ वेरी लार्ज देन इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट। बच्चे देखिए अगर KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो हमने बात किया कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, लेकिन हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी ऑन द राइट साइड, टुवर्ड्स राइट होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में भी, बच्चे याद रखना कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है तो रिएक्टेंट की जो और जो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती हैं वो इक्वल भी हो सकती हैं, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट से कम भी हो सकती है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल आर प्रोडक्ट। लेकिन और बस ये याद रखना है कि बच्चे जो इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो कंसंट्रेशन होता है ना वो इक्वल होने चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इट शुड बी इक्वल, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन शुड बी शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, जितना फॉरवर्ड में जा रहा है उतना ही रिवर्स में जाना चाहिए। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब बेसिक बफर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। बच्चे बेसिक बफर कैसे बनेगा कि जब हम वीक बेस को मिक्स करेंगे किसके साथ, उस वीक बेस के साल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। मतलब हमने एक तो वीक बेस ले लिया और दूसरा हमने लेना है साल्ट। वो साल्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब उस वीक बेस को हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। जब वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे दूसरा बन जाएगा साल्ट। जब उस साल्ट को वीक बेस से करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेसिक बफर सोल्यूशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं द बफर विद मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। बच्चे याद रखना उस बफर की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी कि जिसके अंदर जो पीएच होगी वो पी के ए के इक्वल होगी। और पीएच पी के इक्वल कब होती है कि जब साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो एसिड की कंसनट्रेशन के इक्वल हो। मतलब ये दोनों बात ठीक है कि जब साल्ट की कंसनट्रेशन एसिड की कंसनट्रेशन के इक्वल होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे पीएच जो होगा वो पी के इक्वल होगा। और इन दोनों कंडीशन के अंदर उस बफर की जो बफर कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट इज़ ग्रेटर दैन द एसिड इन द बफर सोल्यूशन दैन। बच्चे देखें इक्वेशन हम बात करते हैं, पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। बच्चे अगर आप खुद अगर इस इक्वेशन को देखें तो देखें साल्ट की कंसनट्रेशन बच्चे जितनी ज़्यादा होगी तो उस वक्त पीएच की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। देखें ना, अगर जब साल्ट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास कोई भी जितनी ज़्यादा होगी ना कोई भी यहाँ पर आंसर आएगा, चाहे वो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा कुछ भी तो आएगा। हम लेट्स सपोज करते हैं आंसर आ गया 0.5 तो पी के अंदर 0.5 ऐड करेंगे तो फिर वो पीएच की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब इस कंडीशन के अंदर जब साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस वक्त बच्चे जो पी एच होगी इट शुड बी ग्रेटर दैन पी के ए। ठीक है, आज यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पी एच इज इक्वल टू पी के नहीं हो सकता। फिर बच्चे यहाँ पर ना ये दोनों ऑप्शन पहले जो है ना वो बच्चे दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं। ये तो हो भी नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर जो आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन वैसे वो यही है कि पी एच इज़ ग्रेटर दैन पी के ए। ठीक है, तो यही डायरेक्शन जो बच्चा आपका आंसर इसका आपने ठीक कर लेना। आई थिंक यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगी, मे बी सर ने यहाँ पर जो है वो ये जो सिंबल डालनी होगी लेकिन वो मिस हो गई होगी। ठीक है, तो वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पी एच ग्रेटर दैन पी के कब, जब साल्ट कंसनट्रेशन एसिड से ज़्यादा होगी। पी एच ऑफ द बफर इज़ इफ़ एसिड। बच्चे यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखें अब ना गौर से अगर आप देखें हमने पी एच मालूम करनी है, हमें अब एसिड और साल्ट का दिया गया और साथ में पी के भी दिए। हम थोड़ा इसको शॉर्टकट के तरीके से अब करते हैं। गौर से बच्चे देखें अब ना पी एच बल्कि लिखते हैं पी एच का फार्मूला क्या होता है, पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास साल्ट भी है एसिड भी है लेकिन बच्चे हमारे पास पी के नहीं है, हमें पी के बी दी गई है। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे, पी के मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, आपको बच्चे बताया था कि पी के ए प्लस पी के बी इन दोनों का जो सम होता है वो 14 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमने पी के ए मालूम करना है तो पी के बी इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस, तो 14 में से माइनस किसको कर देंगे 9.26 को, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.74। तो पी के ए की वैल्यू कितनी आ गई है 4.74। तो पी एच इज़ इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग साल्ट बच्चे कितना है 1.9, ये कितना है 0.19। तो बच्चे जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास जो आंसर है बच्चे वो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग हमारे पास बच्चे आ जाएगा 10। लॉग कितना आ जाएगा 10 और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 4.74 के अंदर हम 1 को ऐड करेंगे तो बच्चे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 5.74 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जी बच्चे तुम्हारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया 5.74। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आपको बताया ना पी एच इज़ इक्वल टू पी के कितनी आई थी 4.74 और लॉग 10 कितना होता है 1, तो ऐड करेंगे तो 5.74। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ए प्लस बी सी प्लस डी इन दिस रिएक्शन। बच्चे इफ़ हमें सारा कंसनट्रेशन दी गई, हमने के सी की वैल्यू फाइंड करनी है, हम डायरेक्ट मालूम कर देते हैं के सी इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं तो हमने प्रोडक्ट लिख दिए, नीचे दोनों रिएक्टेंट लिख देते हैं। ये ए आ गया, ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया बी आ गया। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। सी की वैल्यू कितनी है 5 और ऊपर डी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 2.5
और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू वो है 3.2। तो बच्चे इसको हम कर लेते हैं 2.5 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है, ऊपर आंसर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 8। अब 8 को हमने जो है वो डिवाइड करना है 3.2 से, ठीक है। जब इसको 3.2 से 18 को आप बच्चे 3.2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 2.5। बल्कि एक मिनट इसको दोबारा करते हैं बच्चे, दोबारा करते हैं। आई थिंक यहाँ पर ना, एक मिनट, ऊपर किसने कितनी है, सी की कितनी है 5, डी की कितनी है 4, अच्छा नीचे बच्चे कितनी है 2.5 और 3.2। तो ऊपर बचे ये तो मैंने कहा ना, इसको 1 करेंगे इसको 2 करेंगे तो ये 2 आ गया। हाँ जी सॉरी, वो 18 मैंने लिख दिया था ना, यहाँ पे 4 2 8 आएगा। हाँ अब ठीक है, 4 2 कितना आएगा 8, और 8 को जब 3.2 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 2.5 ही आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 2.5। अच्छा, BiCl3 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म आर्टिफिशियल मिल्क एंड HCl बाई डाइल्यूशन ऑफ रेशन। बच्चे देखें हम पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं, BiCl3 प्लस वाटर तो क्या बन गया है BiOCl प्लस 2HCl। अब अगर आप किसी और से कंडीशन देखें तो कंडीशन क्या कर रहा है, बाई डाइल्यूशन ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे रिएक्शन डाइल्यूट कब होता है, जब उसके अंदर हम जो है वाटर ऐड करेंगे। तो हमने बच्चे ली-शार्टियर प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था कि अगर हम रिएक्टेंट की साइड पर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आर्टिफिशियल मिल्क की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बच्चे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मोर आर्टिफिशियल मिल्क इज़ फॉर्म। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में चूंकि हम रिएक्टेंट वाटर ऐड कर रहे हैं ना, रिएक्टेंट की तरफ जब कोई चीज़ ऐड करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। नेक्स्ट बच्चे, बफर सोल्यूशन इज़ दैट विच रेजिस्ट द चेंज इन द। बच्चे बफर वो होता है कि जो पीएच के अंदर चेंज नहीं होने देता, कब, जब उसके अंदर हम बाहर से कोई स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इन AgCl सोल्यूशन सेम साल्ट ऑफ NaCl इज एडेड, AgCl विल प्रेसिपिटेट। मुझे आपको बताया था जो AgCl है ये आयोनाइज होकर क्या बनाएगा, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस तरह NaCl को ऐड करेंगे तो वो बनाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखें कॉमन आइन आ गया, तो कॉमन आइन की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आइन इफेक्ट। बच्चे फिर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कॉमन आइन इफेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाट विल बी हैपन ऑन कूलिंग। बच्चे आपको बताया था फॉरवर्ड में जाएंगे तो वो एक्सोथर्मिक है, अभी आपको बता दिया था रिवर्स में जाएंगे तो वो एंडोथर्मिक है। अब आप खुद देख लें रिएक्शन टेम्परेचर को। अच्छा, फिर अगली बात ये कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक को फेवर करता है, और अगर टेम्परेचर को अगर हम सॉरी मैंने उल्ट बोल दिया, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, अगर टेम्परेचर को हम बच्चे जो है वो डिक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो तब वो हमें जो है वो फेवर करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो तब वो फेवर करेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन को। बच्चे मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, हमने पढ़ा था हैबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन, वो ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड में एक्सो है, रिवर्स में एंडो। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो मैंने आपको बताया था कि जब ली-शार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक को फेवर करता है, और अगर टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं तो वो एंडोथर्मिक को फेवर करता है। अब हम यहाँ पर करवा रहे हैं कूलिंग का मतलब क्या है, हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करवा रहे हैं। जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो वो किसको फेवर करेगा, एक्सोथर्मिक को, और एक्सोथर्मिक कौन सी डायरेक्शन में, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करने से रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो अमोनिया उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, मोर प्रोडक्ट अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कंसनट्रेशन इज़। बच्चे आपने बस याद रखना है कि कोई भी जो साल्ट है उसकी प्रेसिपिटेशन, बच्चे प्रेसिपिटेशन उसकी उस वक्त होगी जब उसकी जो आयनिक कंसनट्रेशन होगी उसकी वैल्यू KSP से ज़्यादा होगी। जब उसकी वैल्यू KSP से ज़्यादा होगी तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा और उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। और अगर उसकी वैल्यू, अगर आयनिक कंसनट्रेशन की वैल्यू KSP के इक्वल होगी तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, और अगर उसकी आयनिक कंसनट्रेशन KSP से कम होगी तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। मैंने यहाँ पर कहा है कि उसकी प्रेसिपिटेशन कब होगी, जब उसकी आयनिक कंसनट्रेशन KSP से ग्रेटर होगी, और उस वक्त वो रिएक्शन क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा, और अगर वो सुपर सैचुरेटेड होगा तो उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। फिर मैंने कहा अगर KSP की वैल्यू आयनिक कंसनट्रेशन के इक्वल होगी तो वो रिएक्शन सैचुरेटेड होगा, और अगर आयनिक कंसनट्रेशन की वैल्यू KSP से कम होगी तो वो अनसैचुरेटेड होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा।
प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल साल्ट बाई पासिंग HCl गैस थ्रू द सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल। बच्चे ये कॉमन आयन की फैक्ट है, वही बात कि क्लोराइड आयन वो कॉमन आयन है, तो वो NaCl है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसको वहाँ से क्या कर देगा, उसकी आयनाइजेशन को सप्रेस कर देगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिट्स ऑफ Kc एक्सेप्ट। बच्चे आपको बताया था अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल होंगे तो उस वक्त कोई यूनिट्स Kc के शो नहीं होने। बच्चे यहाँ पर देखें 2 मोल हैं, 2 मोल हैं, यहाँ पर Kc के यूनिट भी नहीं होंगे, इधर भी 2 मोल हैं, 2 मोल हैं, Kc के यूनिट नहीं होंगे, इधर भी 2 मोल हैं, 2 मोल हैं, Kc के यूनिट नहीं होगी, लेकिन इधर मोल 4 हैं, इधर मोल क्या है 2 हैं, तो मतलब जो ऑप्शन सी है इसके जो है वो Kc के यूनिट होंगे। और हमसे पूछा भी जाएगा तक आपने वो चूज़ करना है कि जिसके Kc के यूनिट होंगे, तो फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। PCl5 PCl3 plus Cl2 is at equilibrium, the concentration of PCl3 is increased। बच्चे PCl प्रोडक्ट में, तो जब हमने कहा था कि प्रोडक्ट वाली साइड पे जब किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन बच्चे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जो रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा। और Kc की वैल्यू की बात करें तो बच्चे हमने कहा था कि Kc की वैल्यू वो कंसंट्रेशन को चेंज करने से Kc की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि PCl3 को ऐड करने से एक तो रिएक्शन लेफ्ट में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और Kc की वैल्यू भी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2x plus y z at equilibrium 0.2 मोल ऑफ x एंड 0.45 मोल ऑफ y एंड 0.1 मोल ऑफ z। बच्चे Kc की वैल्यू देख लें, यहाँ पर लिख देते हैं, फिर इक्वेशन लिखते हैं। ऊपर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर आ गया z, नीचे रिएक्टेंट है तो x 2x है तो x क्या बन जाएगा, उसका स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में क्या आ गया y, तो y कितना है, तो यहाँ पर हमने y लिख दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दें। z कितना है बच्चे 0.15, ठीक है। x कितना है 0.2 का क्या ले लिया हमने, इसका स्क्वायर ले लिया। y कितना है 0.45, तो बच्चे इन दोनों को काटेंगे तो जवाब कितना, आंसर कितना आएगा 3 आएगा, और 0.2 का स्केल लेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर कितना आ जाएगा 1/1। बच्चे इसको 0.4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.12, ठीक है। इस 1/0.12 करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.33। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ली शैटिल प्रिंसिपल अप्लाइज, तो बच्चे जो ली शैटिल प्रिंसिपल होता है ये बोथ केमिकल और फिजिकल सिस्टम दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और लास्ट MCQ द इक्विलिब्रियम लॉ एक्सप्रेशन। बच्चे इक्विलिब्रियम और लॉ एक्सप्रेशन का हम कैसे लिखते हैं कि ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब कि जो इक्विलिब्रियम लॉ की जो एक्सप्रेशन होती है वो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बारे में बताती है एट इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।